नई दुल्हनें अक्सर इस क्षण की कल्पना करती हैं। पहला सवाल, पहली मुस्कान, पहला नाम लेकर पुकारना। लेकिन वैदेही के हिस्से आया पहला वाक्य एक घोषणा था। 7 फेरों की आग अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन उसके सामने बैठी लड़की की आंखों की चमक बुझ चुकी थी। हल्दी की हल्की महक अभी भी उसके हाथों से आ रही थी। पैरों में महावर का रंग ताजा था। कलाइयों में लाल चूड़ियां खनक रही थीं और मांग में भरा सिंदूर उसे दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री जैसा दिखा रहा था। बाहर आंगन में रिश्तेदार अब भी शादी की थकान के बाद चाय पीते हुए हंस रहे थे। रसोई में बचे हुए पकवान समेटे जा रहे थे। घर की बड़ी औरतें नई बहू के बारे में धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। लेकिन उस कमरे के भीतर, जहां हर नई दुल्हन अपने नए जीवन के सपने लेकर प्रवेश करती है, वहां एक ऐसा सच उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उसका नाम वैदेही था। पीले रेशम के दुपट्टे में लिपटी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए, शर्म और उम्मीद के बीच बैठी वैदेही ने पहली बार अपने पति के कदमों की आहट सुनी। उसने धीरे से नजर उठाई। सामने करण खड़ा था। लंबा, सधा हुआ, संभ्रांत परिवार का बेटा, जिसकी मुस्कान पर उसके माता पिता ने भरोसा किया था और जिसके संस्कारों की कस्में पूरे मोहल्ले ने खाई थीं। आज से कुछ घंटे पहले तक वैदेही भी मानती थी कि उसकी किस्मत ने उसे बहुत अच्छा घर दिया है। करण ने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद किया, शेरवानी की बटन खोली और बिना उसकी तरफ देखे सोफे पर बैठ गया। कमरे में कुछ पल अजीब सी चुप्पी रही। वैदेही ने सोचा, शायद वो भी उतना ही संकोची है जितनी वो। उसने कांपती आवाज में कहा, आप बैठिए ना। करण ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में न अपनापन था, न उत्साह, न जिज्ञासा। बस एक थकान थी और कुछ ऐसा जिसे वैदेही उस समय समझ नहीं पाई। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, उसने सपाट स्वर में कहा। नई दुल्हनें अक्सर इस क्षण की कल्पना करती हैं। पहला सवाल, पहली मुस्कान, पहला नाम लेकर पुकारना। लेकिन वैदेही के हिस्से आया पहला वाक्य एक घोषणा था। मैं किसी और से प्यार करता हूं। उसने सोचा, शायद उसने गलत सुना। उसके कानों में जैसे भनभनाहट होने लगी। कमरे की दीवारें थोड़ी दूर चली गई। उसने धीरे से पूछा, जी? करण ने इस बार साफ कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। घरवालों के दबाव में करनी पड़ी। मैं पहले से किसी और के साथ हूं। उसके बाद भी वो बहुत कुछ कहता रहा। परिवार की मजबूरी, मां की तबीयत, पिता की जिद, जात बिरादरी, समाज। लेकिन वैदेही के लिए दुनिया वही रुक गई थी। मैं किसी और से प्यार करता हूं। जिस लड़की ने अपने घर से विदा लेते समय मां का आंचल भीगते देखा था, जिसने पिता के कांपते हाथों से कन्यादान करवाया था, जिसने फेरे लेते समय मन ही मन इस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद माना था, उसे उसी रात पता चला कि वो किसी की पत्नी नहीं, सिर्फ एक समझौता है। उसने रोया नहीं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी रास्ता भूल जाते हैं। करण ने कहा, तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन मुझसे पति होने की उम्मीद मत रखना। वैदेही ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां अपराध बोध था, मगर साहस नहीं। उसने धीरे से पूछा, तो शादी क्यों की? करण ने गर्दन झुका ली। मैं कमजोर पड़ गया। उस रात वैदेही ने सीखा कि कई बार एक आदमी की कमजोरी एक औरत की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। सुबह जब वो कमरे से बाहर आई तो सबने नई बहू की शर्म समझी। सास ने मुस्कुराकर पूछा, रात ठीक से नींद आई? ननद ने चूड़ियां खनकाई। पड़ोस की चाची ने कहा, चेहरा तो देखो, कैसे दमक रहा है। उसे लगा अगर अभी वो बोल दे कि उसका विवाह पहले ही रात टूट चुका है तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने वही किया जो बहुत सी औरतें करती हैं, अपने टूटने की आवाज भीतर बंद कर ली। दिन बीतने लगे। घर बड़ा था, नियम बहुत थे और रिश्तों का अभिनय उससे भी बड़ा। वैदेही सुबह सबसे पहले उठती, तुलसी को जल देती, रसोई संभालती, सबके लिए नाश्ता बनाती, सास की दवाई रखती, पिता समान ससुर के लिए अखबार और चाय पहुंचाती। हर कोई उसे आदर्श बहू कहता। केवल वह जानती थी कि आदर्श बहू कहलाने और सुखी पत्नी होने में कितना अंतर है।
करण उससे विनम्र रहता, मगर दूर। रात को देर से आता। कई बार फोन पर धीमे स्वर में बात करता। कई बार बालकनी में खड़े होकर मुस्कुराता। उस मुस्कान में वो गर्माहट थी जो उसने कभी वैदेही के लिए नहीं बचाई। एक शाम वैदेही पूजा का थाल लेकर कमरे में आई तो करण फोन पर कह रहा था, बस थोड़ा और, सब ठीक कर दूंगा त्रिशा। त्रिशा, अब उस अनदेखी स्त्री का नाम भी था। करण ने उसे देखा तो फोन काट दिया। वैदेही ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस थाल मेज पर रखा और लौट गई। मगर उस रात पहली बार वो फूट कर रोई, तकिए में मुंह छिपाकर, बिना आवाज के, ताकि बाहर कोई सुन न ले। उसे अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए दर्द हुआ। उन्होंने जिस सम्मान से उसे विदा किया था, क्या यही उसका फल था? कुछ हफ्तों बाद मायके से मां का फोन आया। कैसी है मेरी बेटी? ससुराल वाले ठीक है ना? माएं अक्सर सवाल कम और धड़कन ज्यादा भेजती हैं। वैदेही चाहती तो सब बता सकती थी, मगर उसने वही कहा जो लाखों बेटियां कहती हैं, हाँ मां, सब अच्छे हैं। मां खुश हो गई। तेरी आवाज सुनकर चैन आ गया। फोन कटते ही वैदेही देर तक फोन को देखती रही। कभी कभी हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि सामने वाला धोखा खा जाए। हम इसलिए बोलते हैं कि उनका दिल न टूटे। होली आई। घर में रंग, गुजिया, मेहमान, हंसी, सब था। वैदेही ने सोचा शायद त्योहारों में रिश्ते भी बदल जाते हैं। शायद करण आज उसे पत्नी की तरह देखे। शायद रंगों का दिन उनके बीच की दूरी मिटा दे। वो पीली साड़ी पहनकर आई। बालों में गजरा लगाया, आंखों में हल्का काजल। आईने में खुद को देखकर उसे लगा वो अब भी सुंदर है, अब भी प्रेम के योग्य है। आंगन में सब रंग खेल रहे थे। करण भी था। उसने त्रिशा को फोन पर वीडियो कॉल किया हुआ था और हंसते हुए उसे रंग दिखा रहा था। फिर उसने फोन स्क्रीन पर गुलाल लगाया और कहा, देखो, तुम्हें भी रंग दिया। वैदेही वहीं खड़ी रह गई। उस दिन उसने जाना, कुछ लोग सामने खड़े इंसान को छोड़कर स्क्रीन पर बसे व्यक्ति से भी प्रेम कर लेते हैं। सास ने पुकारा, अरे करण, बहू को भी रंग लगाओ। करण ने औपचारिकता में उसके गाल पर थोड़ा सा गुलाल लगाया और आगे बढ़ गया। उस स्पर्श में पति का अधिकार नहीं, अजनबी की शिष्टता थी। रात को वैदेही ने अलमारी से शादी का लाल जोड़ा निकाला। उंगलियों से कढ़ाई छुई। कितना शोर था इस कपड़े में। बैंड बाजा, रिश्तेदार, सपने, वचन, और अब कितना सन्नाटा। दिन घर में सत्यनारायण कथा रखी गई। रिश्तेदार आए हुए थे। पंडित जी ने पति पत्नी को साथ बैठने को कहा। करण और वैदेही साथ बैठे। मंत्र गूंज रहे थे। सबके सामने करण ने उसका हाथ पकड़ा ताकि तस्वीर अच्छी आए। उस एक क्षण में जो हाथ उसने थामा, वही हाथ रात को फिर उससे छूट गया। कथा के बाद पड़ोसन बोली, जोड़ी तो राम सीता जैसी है। वैदेही मन ही मन हंसी। दुनिया तस्वीर देखती है, सच नहीं। उसी रात उसने करण से पहली बार सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें कभी लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? उसने बिना मुड़े कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। इज्जत? उसकी आवाज भर्रा गई। जिस रिश्ते में प्रेम ना हो, सम्मान भी दया जैसा लगता है। करण चुप रहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करण ने पहली बार उसकी तरफ देखा। अगर सब आसान होता तो कब का कर चुका होता। और मैं? वैदेही ने पूछा। तुम समझदार हो, उसने कहा। यह उत्तर नहीं था, यह पलायन था। उस रात वैदेही ने तय किया कि वो अब अपने भीतर मरती नहीं रहेगी। अगले दिन उसने मायके जाने की बात कही। सास ने कहा, कुछ दिन रह आओ, मां बाप भी तरसते होंगे। मायके पहुंचते ही मां ने उसे गले लगा लिया। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, खुश है ना? वो टूट गई। सालों से रोका हुआ दर्द शब्द बनकर बह निकला। उसने सब बता दिया। पहली रात का सच, त्रिशा, दूरी, दिखावा, अपमान, अकेलापन। घर में सन्नाटा छा गया। पिता की आंखें लाल हो गईं। मेरी बेटी के साथ ये हुआ और तू अकेली सहती रही? मां रोती रही। एक बार बता देती। वैदेही ने सिर झुका लिया। आपको दुख नहीं देना चाहती थी। उस रात उसके पिता पहली बार बूढ़े लगे। अगले दिन करण और उसके पिता को बुलाया गया।
बैठक में सब बैठे। शब्द कम थे, भार बहुत था। वैदेही के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, बोझ नहीं। करण के पिता शर्मिंदा थे। उन्हें बहुत कुछ पता ही नहीं था। करण चुप था। वैदेही ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, सिर्फ सच चाहा था। करण की आंखें भर आईं। मैं गलत था। गलत? गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने हर दिन चुना कि मुझे अधूरा रखो। उस कमरे में पहली बार किसी ने वैदेही को बेचारी नहीं, स्पष्ट देखा। तय हुआ कि वो कुछ समय मायके रहेगी। आगे क्या करना है, बाद में सोचा जाएगा। समाज को खबर लगते देर नहीं लगी। कॉल आने लगे, सलाहें आने लगी। समझौता कर लो, मर्दों से गलती हो जाती है। घर बसा लो, औरत का घर तो ससुराल ही होता है। हर सलाह में एक ही बात छिपी थी, उसका दर्द कम महत्वपूर्ण है। वैदेही ने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया। उसने पास के शहर में एक विद्यालय में आवेदन किया। वो पढ़ी लिखी थी, संगीत जानती थी, बच्चों से लगाव था। कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी मिल गई। जब वो पहली सुबह नई जगह जाने को तैयार हुई, तो मां ने उसके माथे पर कुमकुम लगाया। डरना मत, उन्होंने कहा। वैदेही मुस्कुराई। अब डरते डरते बहुत जी ली। विद्यालय बड़ा नहीं था, मगर उजला था। सुबह की प्रार्थना में बच्चों की आवाज हवा में तैर रही थी। पर बच्चों की बनाई रंगीन चित्रकारी। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे संसार में आई है जहां टूटे लोग भी फिर से बन सकते हैं। प्रिंसिपल ने स्टाफ से परिचय करवाया। ये है वैदेही जी, संगीत और हिंदी पढ़ाएंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, स्वागत है। उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर बनावटी उत्साह नहीं, सच्ची विनम्रता थी। मैं अंशुमान, उसने कहा, यह कला पढ़ाता हूं। वैदेही ने हल्का सा सिर हिलाया। नमस्ते। उसने नहीं जाना था कि कुछ मुलाकातें शोर नहीं करती, बस जीवन की दिशा बदल देती हैं। पहले दिन की छुट्टी के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बच्चे भागते हुए निकले। शिक्षक छाते ढूंढने लगे। वैदेही बरामदे में खड़ी रह गई। उसके पास छाता नहीं था। अंशुमान ने दूर से पूछा, आप रुकेंगी या निकलेंगी? देखती हूं, उसने कहा। वो पास आया, अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, इसे ले जाइए, मैं यही पास में रहता हूं। वैदेही तुरंत पीछे हटी। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अंशुमान मुस्कुराया। कुछ चीजें अकेले मैनेज न करना भी ठीक होता है। वो वाक्य साधारण था, लेकिन वैदेही के भीतर कहीं गहरा उतर गया। उसने छाता ले लिया, और बहुत समय बाद पहली बार उसे लगा, शायद जीवन ने अभी पूरी कहानी लिखनी बंद नहीं की है। वैदेही ने जब अंशुमान से पूछा था, अगर कोई बहुत टूट चुका हो, तो क्या वह फिर से प्यार कर सकता है? तो उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सवाल अंशुमान से कम, अपने आप से ज्यादा था। अंशुमान ने जवाब दिया था, अगर दिल टूटने के बाद भी धड़कता है, तो हां। उस एक लाइन ने वैदेही के भीतर महीनों से जमी बर्फ में हल्की दरार डाल दी थी। लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ती। अगले ही दिन सुबह वैदेही स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि बाहर दरवाजे पर तेज आवाज हुई। पिता ने दरवाजा खोला। सामने करण खड़ा था, हाथ में सूटकेस लेकर। घर के भीतर सन्नाटा फैल गया। मां घबरा गईं। ये यहां क्यों आया है? करण ने धीमे स्वर में कहा, मुझे वैदेही से बात करनी है। वैदेही बाहर आई। उसका चेहरा कठोर हो गया। अब क्या बचा है बात करने को? करण ने सूटकेस नीचे रखा। मैं घर छोड़ आया हूं। सब चौंक गए। मतलब? पिता ने तेज आवाज में पूछा। करण बोला, मैंने मां पापा से कह दिया। मैं वैदेही को वापस लाना चाहता हूं। मैं सब ठीक करना चाहता हूं। वैदेही के चेहरे पर एक फीकी हंसी आई। जिस दिन मैंने रोकर सच बताया था, उस दिन तुमने मुझे चुना नहीं। आज अचानक क्यों? करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब समझ आया है मैंने क्या खोया। वैदेही का दिल नहीं पिघला। कुछ लोग देर से सच समझते हैं, लेकिन तब तक सामने वाला बदल चुका होता है। उसने साफ कहा, मैं स्कूल जा रही हूं, रास्ता छोड़ो। करण ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। पिता बीच में आ गए। हाथ नीचे। करण पीछे हट गया। वैदेही बिना कुछ कहे निकल गई, लेकिन रास्ते भर उसका दिल कांपता रहा।
वो करण से नहीं, उस पुराने दर्द से डर रही थी जो अचानक वापस सामने खड़ा हो गया था। स्कूल पहुंचकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अंशुमान ने आते ही पूछ लिया, सब ठीक है? उसने पहली बार झूठ में ही बोला, नहीं। अंशुमान कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, कभी कभी ठीक ना होना भी ठीक होता है। उसकी आंखें भर आईं। वो सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, फिर भी बोल पड़ी, वो वापस आया है। कौन? मेरा पति। अंशुमान का चेहरा शांत रहा, लेकिन आंखों की गहराई बदल गई। और आप क्या चाहती हैं? ये सवाल सीधा था। पहली बार किसी ने ये नहीं पूछा कि करण क्या चाहता है, परिवार क्या चाहता है, समाज क्या कहेगा। सिर्फ ये पूछा, तुम क्या चाहती हो? वैदेही चुप रह गई, क्योंकि उसने सालों से खुद की इच्छा पूछी ही नहीं थी। उस दिन वो जल्दी घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचते ही नया झटका इंतजार कर रहा था। करण बैठक में बैठा था। माँ उसके लिए चाय रख चुकी थी। पिता चुप थे। माहौल भारी था। वैदेही अंदर आई तो करण खड़ा हो गया। मैंने सोचा, तुम लौटोगी तो बात कर लेंगे। तुम्हें किसने रुकने दिया? करण ने मां की तरफ देखा। मां ने नजरें झुका ली। मां बोली, बेटा हम लड़ाई नहीं चाहते थे। वैदेही का गला भराया। लड़ाई? मेरी जिंदगी कोई पंचायत है क्या, जहां सब बैठकर फैसला करेंगे? वह पहली बार इतनी तेज बोली थी। करण ने धीमे स्वर में कहा, मैं सच में बदल गया हूं। वैदेही चीखी नहीं। उसने बस धीरे से पूछा, क्या तुम उस रात बदल गए थे जब मैंने पूछा था क्यों किया? क्या तुम उस दिन बदल गए थे जब मैं रो रही थी और तुम फोन पर हंस रहे थे? क्या तुम तब बदल गए थे जब मैं अकेली लौट आई थी? करण की आंखें झुक गईं। नहीं। तो फिर अब क्यों? करण बोला, क्योंकि अब कोई और तुम्हारी जिंदगी में है। कमरे में सन्नाटा जम गया। वैदेही का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें हक किसने दिया ये पूछने का? करण ने पहली बार जलन से कहा, उस स्कूल वाले से तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है। वैदेही समझ गई। समाज ने खबर पहुंचा दी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिस आदमी ने मुझे पत्नी मानने से इंकार किया था, आज वही मेरे चरित्र पर सवाल कर रहा है। करण टूट गया। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। वैदेही की आवाज बहुत शांत थी। तुमने मुझे कभी पाया ही नहीं था। उसने पिता की तरफ देखा। इन्हें जाने को कहिए। करण कुछ देर खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन जाते जाते वो एक बात कह गया, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सबको सच बता दूंगा कि तुम किसी और के करीब हो। दरवाजा बंद हुआ। मां कांप गई। पिता गुस्से से भर गए। वैदेही पत्थर जैसी खड़ी रही। धमकी नई नहीं थी, बस तरीका नया था। उस रात वो सो नहीं पाई। सुबह उसने तय किया, अब भागना नहीं है। वो सीधे स्कूल गई। अंशुमान बरामदे में बच्चों की लाइन लगवा रहे थे। उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। उनकी आंखों ने गंभीरता पढ़ ली। दोनों खाली कक्षा में गए। वैदेही ने सब बता दिया। करण, धमकी, अफवाहें, डर। सब सुनने के बाद अंशुमान ने सिर्फ एक बात कही, क्या आपने कुछ गलत किया है? नहीं। तो फिर डर कैसा? लोगों का। अंशुमान ने कुर्सी से उठकर खिड़की खोली। बाहर बच्चे खेल रहे थे। देखिए, ये बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं। खेल। कल क्या सोचेंगे? नया खेल। लोग भी ऐसे ही होते हैं। आज आपके बारे में बोलेंगे, कल किसी और के बारे में। वह चुप रही। फिर अंशुमान ने बहुत धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। वैदेही ने पहली बार उनकी तरफ उस नजर से देखा जिसमें भरोसा जन्म लेता है। उसी शाम घर लौटते समय रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। वो मंदिर के सामने छज्जे के नीचे रुक गई। कुछ सेकंड बाद अंशुमान भी वहीं आ गए। दोनों चुप खड़े रहे। बारिश बहुत तेज थी। अचानक बिजली चमकी और वैदेही डर कर थोड़ा पीछे हट गई। अंशुमान ने सहजता से पूछा, आप ठीक हैं? उसने पहली बार सच बोला, नहीं, मैं थक गई हूं। वो रो पड़ी। उसकी सिसकियां बहुत साफ सुनाई दे रही थीं। अंशुमान ने उसे छुआ नहीं, बस इतना कहा,
अब अकेले मत सहिए। वो रोते रोते बैठ गई। सालों का बोझ जैसे उतर रहा था। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, अगर मैं सच में नई शुरुआत करना चाहूं तो क्या बहुत देर हो चुकी है? अंशुमान ने मुस्कुराकर कहा, सूरज रोज डूबता है, फिर भी अगली सुबह देर नहीं होती। वो उन्हें देखती रह गई। उसी समय पीछे से आवाज आई, वाह, बहुत अच्छी कहानी चल रही है। दोनों मुड़े। करण खड़ा था, भीगा हुआ, गुस्से में, आंखों में जलन लिए। वैदेही का दिल धड़क उठा। करण आगे बढ़ा, तो ये है तुम्हारा सच? अंशुमान शांत रहे, अपनी भाषा संभालिए। करण हंसा, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरी पत्नी है। अंशुमान ने पहली बार सख्ती से कहा, पत्नी शब्द जिम्मेदारी से बनता है, सिर्फ शादी से नहीं। करण ने उनका कॉलर पकड़ लिया। वैदेही चिल्लाई, बस! मंदिर के बाहर लोग रुक गए। बारिश अब भी हो रही थी। करण ने वैदेही की तरफ देखकर कहा, चलो मेरे साथ। वैदेही पीछे हट गई। नहीं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। उसकी आवाज कांपी, मगर शब्द नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। करण सन्न रह गया। ये वही लड़की थी जो कभी चुप रहती थी। आज पहली बार उसने सबके सामने इनकार किया था। करण ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब जो होगा तुम खुद जिम्मेदार होगी। वो चला गया। वैदेही कांप रही थी। अंशुमान ने सिर्फ इतना पूछा, घर छोड़ दूं? उसने सिर हिला दिया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। घर पहुंचकर वो उतरी तो अंशुमान ने कहा, एक बात याद रखिए, किसी का डर आपकी किस्मत नहीं होता। वो कुछ कह नहीं पाई। उस रात पहली बार उसने करण से नहीं, खुद से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो घर से निकली तो गली के बाहर लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। किसी ने मोबाइल पर वीडियो चला रखा था, मंदिर वाली रात का वीडियो, और कैप्शन लिखा था, शादीशुदा औरत का नया प्रेमी। वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल देखा। वीडियो वायरल हो चुका था और उसे तुरंत समझ आ गया, करण ने खेल शुरू कर दिया है। मोबाइल स्क्रीन पर उसका चेहरा था। मंदिर की बारिश थी। अंशुमान उसके पास खड़ा था और नीचे लिखा था, पति को छोड़कर नए आदमी के साथ रंगरेलिया। वीडियो काट छाट कर डाला गया था। उसकी सिसकियां हटाई गई थीं। करण का गुस्सा हटाया गया था। सिर्फ वही हिस्सा रखा गया था जहां अंशुमान उसके साथ खड़े थे। सच छोटा था, झूठ एडिट करके बड़ा कर दिया गया था। वैदेही के हाथ कांपने लगे। मां बाहर आई। लोगों की नजरें देखकर सब समझ गई। उन्होंने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। फोन बंद कर दे, मां ने कहा। मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे पता है, कभी कभी पूरी दुनिया झूठ बोलती है और एक मां का मुझे पता है ही इंसान को टूटने से बचा लेता है। लेकिन पिता चुप थे। उनकी चुप्पी में गुस्सा नहीं, असहायता थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पड़ोस की दो औरतें आईं। भाभी, हमने तो पहले ही कहा था, नौकरी करने भेजोगे तो यही होगा। मां ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और नहीं। दोनों चौंक गई, फिर बड़बड़ाती हुई चली गई। वैदेही ने मां को देखा। उसने महसूस किया, कुछ औरतें समाज से डरती हैं, कुछ अपनी बेटी के लिए समाज से लड़ना सीख जाती हैं। लेकिन बाहर की आवाजों से ज्यादा डरावनी थी भीतर की आवाज। वैदेही बार बार सोच रही थी, क्या सच में मेरी वजह से सबकी बदनामी हो रही है? क्या मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए? क्या अंशुमान की जिंदगी भी मैंने मुश्किल कर दी? उसने तुरंत अंशुमान को फोन लगाया। फोन बंद था। उसका दिल और डूब गया। वह स्कूल पहुंची तो माहौल बदल चुका था। कुछ शिक्षक उसे देखकर चुप हो गए। दो लोग धीमे स्वर में बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने नजरें चुरा ली। वह सीधा प्रिंसिपल के कमरे में गई। प्रिंसिपल गंभीर बैठे थे। मेज पर वही वीडियो खुला था। बैठिए वैदेही जी। उसने बैठने की कोशिश की, मगर घुटने कांप रहे थे।
मैं समझा सकती हूं। प्रिंसिपल ने हाथ उठाया। पहले मैं सुनूंगा नहीं। पहले मैं देखूंगा कि आपने वर्षों में यहां क्या काम किया है। वह चौंक गई। उन्होंने आगे कहा, किसी की इज्जत एक वायरल वीडियो से तय नहीं होती। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन स्कूल पर असर पड़ रहा है, उन्होंने कहा। बच्चों के माता पिता सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं इस्तीफा दे देती हूं, उसने तुरंत कहा। भागना समाधान नहीं, पीछे से आवाज आई। वह मुड़ी। दरवाजे पर अंशुमान खड़े थे। उनके चेहरे पर सामान्य शांति थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता पहले से अधिक थी। उन्होंने अंदर आकर कहा, अगर झूठ से सच डरने लगे तो फिर हर गलत आदमी जीत जाएगा। वैदेही उन्हें देखती रह गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अंशुमान ने अपना फोन मेज पर रखा। पूरी वीडियो मेरे पास है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने असली वीडियो चलाया। उसमें करण का गुस्सा था। उसका ये मेरी पत्नी है कहना था। उसका कॉलर पकड़ना था। वैदेही का इनकार था। और सबसे जरूरी, उसकी रोती हुई हालत थी। कटी हुई कहानी पूरी हो गई। प्रिंसिपल कुर्सी पर पीछे टिक गए। तो किसी ने जानबूझकर बदनाम किया है, अंशुमान बोले। जी। वैदेही ने कांपती आवाज में पूछा, आपने ये रिकॉर्ड क्यों किया था? उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, क्योंकि मुझे लगा था कभी सच को गवाह चाहिए होगा। उस एक पल में वैदेही ने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। लेकिन बाहर की दुनिया अभी शांत नहीं हुई थी। शाम तक वीडियो के दो हिस्से चलने लगे, झूठ वाला और सच वाला। लोग बट गए। कुछ बोले, लड़की सही है। कुछ बोले, अगर सही थी तो रात में क्यों मिली? कुछ बोले, आजकल सब नाटक हैं। समाज को सच नहीं चाहिए होता, उसे राय चाहिए होती है। घर लौटकर वैदेही छत पर चली गई। सूरज ढल रहा था। आकाश नारंगी था। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। अंशुमान भी कुछ देर बाद आए। मां ने उन्हें ऊपर भेज दिया था। दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे। फिर वैदेही बोली, मैं थक गई हूं। जानता हूं। हर बार मुझे ही क्यों समझाना पड़ता है कि मैं गलत नहीं हूं? अंशुमान ने धीरे से कहा, क्योंकि दुनिया को मजबूत लोग ही दिखाई देते हैं, टूटे हुए लोग नहीं। मैं मजबूत नहीं हूं। फिर भी खड़ी हैं। वह रो पड़ी। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना आती तो ये सब नहीं होता। अंशुमान ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। अपने ऊपर इतना अन्याय मत कीजिए। वह चुप हो गई। उन्होंने आगे कहा, गलती उस आदमी की है जिसने धोखा दिया। उस आदमी की है जिसने झूठ फैलाया। आपकी नहीं, जिसने बस सम्मान से जीना चाहा। वैदेही ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे पूछा, अगर मैं सच में आगे बढ़ना चाहूं तो क्या आप साथ चलेंगे? अंशुमान ने उत्तर देने में जल्दी नहीं की। फिर बोले, मैं बहुत पहले से चल रहा हूं। बस आप पीछे मुड़कर देख नहीं रही थीं। उसका दिल भर आया। वह मुस्कुराई भी, रोई भी। उसी समय नीचे से पिता की आवाज आई, वैदेही, नीचे आओ। दोनों नीचे उतरे। बैठक में करण के माता पिता बैठे थे। करण नहीं था। उसकी मां रो रही थी। उन्होंने वैदेही के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें बहुत देर से पता चला कि हमारा बेटा कितना गलत था। वैदेही सन्न रह गई। करण के पिता बोले, वो घर छोड़कर चला गया है। कह रहा था कि सब खत्म हो गया। मां रोते हुए बोली, हमने उसे समझाया, मगर वो सुन नहीं रहा। कमरे में भारी चुप्पी फैल गई। वैदेही के भीतर अजीब संघर्ष शुरू हुआ। जिस इंसान ने उसे तोड़ा, उसके माता पिता आज टूटे हुए बैठे थे। करण के पिता ने कहा, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं मांगने आए, बस ये कहने आए हैं कि तुम गलत नहीं थी। कई बार न्याय अदालत से नहीं, देर से जागी शर्म से मिलता है। उनके जाने के बाद पिता देर तक चुप बैठे रहे। फिर पहली बार बोले, बेटी। वैदेही ने उनकी तरफ देखा। अगर तू नया जीवन चुनना चाहे तो इस बार मैं डरूंगा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये वही पिता थे जो समाज से डरते थे। आज वही पिता
बेटी के साथ खड़े थे। रात को उसने लंबी नींद ली, शायद वर्षों बाद पहली सुकून भरी नींद। लेकिन सुबह नई खबर लेकर आई। स्कूल पहुंचते ही ध्रुव भागता हुआ आया। मैम, आज सर नहीं आए। कौन सर? अंशुमान सर। उसका दिल धक से रह गया। स्टाफ रूम में पता चला, अंशुमान ने छुट्टी ली है। कोई कारण नहीं बताया। उसने फोन किया, स्विच ऑफ। क्या वो पीछे हट गए? क्या उन्होंने ये सब देखकर दूरी बना ली? क्या समाज जीत गया? शाम तक कोई खबर नहीं आई। वैदेही छत पर बैठी रही, हाथ में फोन लिए। पहली बार उसे समझ आया, इंतजार सिर्फ प्रेम नहीं, भय भी होता है। सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दौड़कर खोला। बाहर अंशुमान खड़े थे, सफेद कुर्ता, थका चेहरा और हाथ में एक लाल चुनरी का डिब्बा। वो उन्हें देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कल मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आपके लिए कुछ मांगने गया था। क्या? आपका हाथ। घर में सन्नाटा जम गया। मां के हाथ कांप गए। पिता कुर्सी से उठ खड़े हुए। वैदेही की सांस रुक गई। अंशुमान आगे बढ़े। मैं आपको किसी दर्द से बचाने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन कभी दर्द देने वाला नहीं बनूंगा। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय बाहर गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और अंदर आया करण। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। और बच्ची ने अंदर आते ही कहा, पापा, यही है वो आंटी। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय खुद रुक गया हो। वैदेही की नजर पहले उस बच्ची पर गई, फिर करण पर। करण का चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। लेकिन उसके साथ खड़ी वो 5-6 साल की बच्ची पूरे दृश्य की सबसे बड़ी पहेली थी। मां ने धीमे स्वर में पूछा, ये बच्ची कौन है? करण ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। इसका नाम पाखी है। और? उसने सिर झुका लिया। ये मेरी बेटी है। कमरे में जैसे हवा भारी हो गई। वैदेही ने कुछ पकड़ने के लिए पास की कुर्सी थाम ली। मां के मुंह से बस इतना निकला, हे भगवान। पिता का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। अंशुमान शांत खड़े रहे, मगर उनकी आंखें वैदेही पर थीं। वैदेही के कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बेटी। मतलब धोखा सिर्फ प्रेम का नहीं था। उसके विवाह के समय भी करण की एक दूसरी जिंदगी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कब से? करण बोला, त्रिशा से मेरा रिश्ता बहुत पुराना था। पाखी हमारी बेटी है। वैदेही ने आंखें बंद कर ली। उसकी पहली रात का सच अब और गहरा हो चुका था। वो सिर्फ किसी और औरत से प्रेम नहीं करता था, वो पहले से पिता भी था। और उसे शादी में एक अनजान लड़की दे दी गई थी, जैसे वो इंसान नहीं, पर्दा हो। करण बोला, मैं सब छुपाता रहा, माँ पापा को भी नहीं बताया था। त्रिशा मुझे छोड़कर चली गई और पाखी को मेरे पास छोड़ गई। पाखी मासूमियत से कमरे को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं था। वो वैदेही के पास आई। आंटी, आप रो क्यों रही हो? उस सवाल ने सबको तोड़ दिया। वैदेही झुक गई। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। उसे पहली बार समझ आया, बड़ों के पापों का बोझ कई बार बच्चों के सिर पर गिरता है। करण की आवाज टूट रही थी। मैं आज माफी मांगने आया हूं। करण ने शांत स्वर में कहा, सच। उसने वैदेही की तरफ देखा। तुम्हें जितना दर्द दिया उतना शायद समझ भी नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारे सामने झूठ का आखिरी टुकड़ा भी रख दिया। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। कुछ सच इतने देर से आते हैं कि राहत नहीं देते, सिर्फ थका देते हैं। करण ने पाखी का हाथ पकड़ा। चलो बेटा। बच्ची जाते जाते मुड़ी। आंटी, आप अच्छी हो। दरवाजा बंद हो गया। वैदेही वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर इस बार दर्द के साथ एक अजीब हल्कापन भी था। अब कोई रहस्य नहीं बचा था। अब वो पूरी सच्चाई जानती थी।
अंशुमान कुछ कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। उन्होंने उसे समय दिया। यही फर्क था। कुछ लोग टूटे इंसान पर सवाल रखते हैं, कुछ लोग उसके पास चुप्पी रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वैदेही बोली, मैं इतनी अंधी कैसे थी? अंशुमान ने धीरे से कहा, आप अंधी नहीं थीं, भरोसा करती थीं। उसने उनकी तरफ देखा। भरोसा करना गलती है क्या? गलत इंसान पर करना दर्द है, सही इंसान पर करना जीवन है। अगले दिन सुबह अंशुमान फिर आए। इस बार अकेले नहीं, उनके साथ उनकी मां थी, सरला जी। सादा बनारसी साड़ी, माथे पर गोल बिंदी, आंखों में अपनापन। फिर वैदेही के सामने बैठी। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वैदेही घबरा गई। सरला जी मुस्कुराई। सबसे ज्यादा ये कि तुमने बहुत कुछ सहकर भी कड़वाहट नहीं रखी। वैदेही चुप रही। सरला जी ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहू नहीं, बेटी बनाकर घर ले जाना चाहती हूं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो भारी नहीं, गर्म था। मां रो पड़ी। पिता की आंखें नम हो गईं। वैदेही कांप गई। उसे लगा जैसे जीवन उससे पूछ रहा हो, अब क्या चुनोगी? उसने अंशुमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंतजार। यही सम्मान प्रेम को सुंदर बनाता है। वैदेही ने धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं कभी अपने अतीत से पूरी तरह बाहर ना आ पाई तो? अंशुमान बोले, मैं आपका अतीत मिटाने नहीं आया, आपके साथ भविष्य बनाने आया हूं। उसके होंठ कांपे। अगर मैं कभी डर गई तो मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं रोई तो मैं पास बैठ जाऊंगा। अगर मैं खुश हुई तो? पहली बार अंशुमान मुस्कुराए, तो मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा। उस पल वैदेही टूटी नहीं, पिघल गई। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, हां। कुछ हफ्तों बाद घर फिर सजा, लेकिन इस बार शोर कम था, सुकून ज्यादा। वैदेही ने लाल जोड़ा पहना। आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखें भर आईं। मां पीछे आई। क्या हुआ? वैदेही ने कहा, पहली बार दुल्हन बनी थी तो कुछ समझ नहीं थी, आज सब समझ है, इसलिए आंसू है। मां ने माथा चूम लिया। मंडप में अंशुमान खड़े थे। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस गहरा सम्मान। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ वैदेही का पुराना डर पीछे छूटता गया। जब सिंदूर भरा गया, उसने आंखें बंद की। इस बार दर्द से नहीं, विश्वास से। और कहीं शहर के दूसरे कोने में करण अपनी बेटी पाखी को स्कूल छोड़ रहा था। उसने भी शायद देर से सही जिम्मेदारी सीख ली थी। हर कहानी में सबको प्रेम नहीं मिलता, लेकिन सबको सीख मिल सकती है। इस बार की सुहागरात में उसे कोई अजनबीपन नहीं लगा, बल्कि हर पल में अपनापन, सुकून और सच्ची खुशी महसूस हो रही थी। देर हुई थी, अन्याय हुआ था, आंसू भी बहुत थे, पर अंत सुंदर रखा गया है। क्योंकि कुछ औरतें टूटती नहीं, बस सही समय आने तक खुद को संभाल कर रखती हैं।